तो चलिए हम लोग करने वाले थे समानांतर चतुर्भुज के गुण। ठीक, उससे पहले हम लोग चतुर्भुज के बारे में जानेंगे, उसके क्या नियम कानून है। ठीक है, उसके बाद हम लोग समानांतर चतुर्भुज के गुण पढ़ेंगे जो कि क्लास 9th का है। ठीक है, तो चलिए इससे पहले हम लोग समझते हैं जो चतुर्भुज होता है वो क्या होता है। तो ये चार भुजाओं से घिरे एक बंद आकृति हो। ठीक है, उनके चार शीर्ष, जिनके चार शीर्ष हो और चार कोण हो, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। तो जो परिभाषा होगा, चलिए लिख के हम दिखाते हैं चतुर्भुज का कौन सा परिभाषा होगा। चार भुजाओं से घिरी एक बंद आकृति जिनकी चार शीर्ष तथा चार कोण हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं, चतुर्भुज। ठीक है, तो ये रहा डिफिनेशन चतुर्भुज का। अब हम उसको आकृति बना के दिखाते हैं कि चतुर्भुज कैसा होता है। ठीक है, तो यहाँ हम बनाते हैं। ये रहा, तो ये हमारा देखिए, ये हमारा जो आकृति है, इनमें चार भुजाएं, एक दो तीन चार, यानी भुजाओं की संख्या चार है, जो कि एक बंद आकृति है। इसी को हम क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, यानी पहला पॉइंट हम यहाँ लिखेंगे भुजाएं। ठीक है, तो भुजाएं की संख्या कितनी होती है, चार भुजाएं होते हैं। ठीक है, तो जो चार भुजाएं हैं वो कौन कौन है, यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए पहला जो है ए बी, ए सी, ए डी। ठीक है, यानी ए और बी क्या है, पहली भुजा हो गई, ये हमारी पहली भुजा। बी से सी, ये हमारे हो गया दूसरी भुजा। सी से डी, ये हमारे हो गया तीसरी भुजा। और डी से ए हमारा चौथा भुजा। ठीक, यानी जो भुजाएं हमें जो प्राप्त हुआ है कौन कौन से हुआ, तो देखिए जो भुजाएं हैं ए बी, बी सी, सी से डी और डी से ए। ठीक है, यानी पहला कंडीशन क्या हो गया, चार भुजाएं। देखिए चार भुजा प्राप्त हो गया, यहाँ चार भुजाएं हैं। और देखिए क्या बोला है, जिनके चार शीर्ष हों। शीर्ष, तो जो चार शीर्ष हैं, आप देख सकते हैं ए बी सी डी, ये क्या है, शीर्ष बिंदु है। ये क्या है, शीर्ष बिंदु है, ए बी सी और डी। आप देख सकते हैं शीर्ष। और इनमें क्या कहा गया है, चार कोण हो। चार कोण हो, कोणों की संख्या कितना है, चार। चार कोण है, तो देखिए कौन कौन से कोण है। ये हुआ हमारा कोण ए, यानी कोण ए। ये हो गया हमारा दूसरा कोण बी, जो कि कोण बी है। ये हो गया हमारा कोण सी, सी हो गया। और हो गया कोण डी। ठीक है, और कोण डी हो गया। ठीक, यानी भुजाओं की संख्या चार है, शीर्ष बिंदु जो है वो भी चार है, और कोणों की संख्या भी क्या है, चार है। ठीक है, इस जो चतुर्भुज आप देख रहे हैं इसमें दो भाग होता है, एक होता है आंतरिक भाग, एक होता है आंतरिक भाग, दूसरा हो गया बाह्य भाग, यानी बाहरी भाग भी हम इसको कह सकते हैं, बाहरी भाग। ठीक है, तो इतना पॉइंट हम लोग जान गए। अब समझते हैं, अब समझते हैं इसमें कुछ और पॉइंट है, उसमें आसान भुजाएं। आसान भुजाएं किसे कहते हैं, ठीक है। आसन भुजाएं
तो देखिए आसान भुजा क्या होता है, तो आसान भुजाएं वे दो भुजाएं जिसका जो मिलन बिंदु एक ही हो, ठीक है, यानी एक उभयनिष्ठ बिंदु पर वो दोनों भुजाएं मिलती हो, उसी को हम क्या कहते हैं, आसान भुजा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए ए और बी ये क्या है, एक भुजा है, और बी सी भी क्या है, एक भुजा है। तो आप देख सकते हैं ए बी बी पॉइंट पर मिल रहा है, और जो बी सी है जो भुजा है यहाँ पर भी बी पॉइंट पर मिल रहा है, यानी हम कह सकते हैं कि ए बी और बी सी क्या हो गया, आसान भुजा हो गया, ठीक। तो यानी यहाँ पर जो परिभाषा हम लिखेंगे, इसमें लिखेंगे कि वे दो भुजाएं जिनका मिलान बिंदु एक ही हो, एक ही हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, आसान भुजा। तो अब देख सकते हैं यहाँ पर ए बी और बी सी ये क्या हो गया, आसान भुजा हो गया, क्योंकि इसका जो मिलन बिंदु है बी है। उसी तरह बी सी और सी डी ये दो भुजा हैं, यानी बी सी और सी डी क्या हो जाएगा, ये भी आसान भुजा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो मिलान बिंदु सी है। उसी तरह सी डी और डी ए, क्योंकि यहाँ डी क्या है, मिलान बिंदु, इसलिए सी डी और डी ए ये भी हो जाएगा हमारा आसान भुजा। उसी तरह डी ए और ए बी ये दोनों भी क्या हो जाएगा, आसान भुजाएं, क्योंकि यहाँ मिलान बिंदु ए है। तो यानी यहाँ पर मिलान बिंदु कौन कौन से हैं, यहाँ हम लिख दे रहे हैं। देखिए ए बी और बी सी, उसी तरह बी सी सी डी, बी सी और सी डी ये क्या है, आसान आसान भुजा हो गया। उसी तरह सी डी डी ए, सी डी और डी ए, और डी ए और ए बी, ठीक है, यानी डी ए और ए बी ये क्या है, ये सभी आसान भुजाएं हैं, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं सम्मुख भुजाएं। अब समझ लेते हैं सम्मुख भुजाएं क्या है। देखिए सम्मुख भुजा जो होता है वे दो भुजाएं जो आमने सामने में स्थित हो, ठीक है, आमने सामने वो भुजाएं स्थित हो, और इनका जो शीर्ष बिंदु यानी मिलान बिंदु इसमें नहीं होता है। जैसे कि देखिए ए बी आप देख सकते हैं, ये एक भुजा है, इसके सामने वाला भुजा क्या है, सी डी है, ठीक है, यानी इसका जो शीर्ष बिंदु नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ ए बी अलग पॉइंट अलग जगह लिखा हुआ है, यहाँ पर भी सी डी अलग जगह लिखा हुआ है, यानी इसका आमने सामने वाला भुजा क्या हो गया, ये हमारा सम्मुख भुजा हो गया। उसी तरह ए डी और बी सी ये भी क्या हो जाएगा, सम्मुख भुजा हो जाएगा, और इसका कोई मिलान बिंदु नहीं है। देखिए आसान भुजा का जो केस में था इसमें क्या होता था, एक मिलान बिंदु होता था ना, मान जो समूह कौन होता है, इसका आमने सामने वाला जो भुजा होता है, ठीक है, इसका जो सामने वाला जो भुजा है उसी को हम क्या कहते हैं, समूह भुजा, ठीक है। तो यानी इसकी जो हम परिभाषा हम लिख सकते हैं, जहाँ वे भुजाएं जो एक दूसरे के सामने स्थित हो तथा इसका शीर्ष बिंदु नहीं है, तथा इन दोनों भुजाओं का शीर्ष बिंदु, इन दोनों भुजाओं मिलान बिंदु नहीं होता है, नहीं होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये इसका परिभाषा इस तरह हम लिख सकते हैं, यानी ए बी और सी डी क्या हो जाएगा, समूह भुजा हो गया, यानी ए बी और सी डी। उसी तरह ए डी और बी सी ये भी क्या समूह भुजा हो गया, ए डी और बी सी ये हो गया सम्मुख भुजाएं। अब हम समझेंगे नया पॉइंट,
आसन कोण। ठीक है, आसान कोण। चलिए अब आसान कोण के बारे में समझते हैं। आसान कोण किसे कहते हैं? आसान कोण हम उसे कहते हैं जो एक ही भुजाओं पर कोण साझा करते हैं। ठीक है, दो कोण साझा करते हैं, यानी एक ही भुजा पर लगातार दो कोण हो, उसी को हम आसान कोण कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो परिभाषा है हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, लिखेंगे कि वे दो कोण जो एक ही भुजा पर क्या करती है, साझा करती है। ठीक, या लगातार कोण, एक ही भुजा पर लगातार दो कोण हो, या एक ही भुजा पर लगातार दो कोण हो, उसी को हम क्या कहते हैं, आसान कोण। अब थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए ये क्या है, एक भुजा है ए बी। ठीक है, इसमें क्या लगातार दो कोण है। ठीक है, यानी साझा कर रहा, देखिए ए और बी है ना, कौन ए कौन बी, यानी ए और बी क्या हो जाएगा, आसान कोण हो जाएगा। उसी तरह जो बी बी और सी जो देख रहे हैं, इसमें भी बी और सी क्या है, साझा कर रहा है कौन को। ठीक है, उसी तरह सी डी, ये एक भुजा है, इसमें सी और डी क्या कर रहा है, कौन साझा कर रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, आसान कौन करेंगे। इसी तरह इसमें भी देखिए डी और ए क्या हो जाएगा, आसान कौन हो जाएगा। यानी यहाँ पर जब हम लिखेंगे कौन ए और कौन बी, ये हो गया। उसी तरह कौन बी और सी, कौन सी। ठीक है, उसी तरह कौन सी और डी, कौन डी। उसी तरह कौन डी और ए। ठीक, ये क्या हो गया, आसान कौन हो गया। अब हम लोग समझेंगे जो नया पॉइंट है, समुख समुख कौन। देखिए समुख कौन किसे कहते हैं, देखिए सम्मुख कोण हम उसे कहते हैं जो कोण आमने सामने हो, वो कोण जो आमने सामने में जो कोण हो उसी को हम क्या कहते हैं, सम्मुख कोण कहते हैं। यानी हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि वो कोण जो एक दूसरे के सामने में स्थित हो, वही उसी को हम क्या कहते हैं, सम्मुख कोण। जैसे कि देखिए कोण ए और कोण सी क्या है, एक दूसरे के सामने में स्थित है, यानी क्या हो जाएगा, ए और सी समकोण हो जाएगा। उसी तरह बी और डी क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के सामने में स्थित है। ठीक है, तो जो इसका जो परिभाषा जो बनेगा वो इस तरह बनेगा, वे कौन जो एक दूसरे के सामने स्थित हो। ठीक है, जैसे कि कौन ए और कौन सी, कौन ए और कौन सी, उसी तरह कौन बी और कौन डी, कौन डी, ये क्या हो जाएगा, सम्मुख कौन हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या बच गया है, और एक पॉइंट इसमें विकर्ण का पॉइंट है। तो देखिए विकर्ण को अब समझ लेते हैं, विकर्ण क्या होता है। देखिए चतुर्भुज के विपरीत कोणों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को विकर्ण कहते हैं। यानी एक चतुर्भुज हो, उसके जो आमने सामने वाले जो भुजाएं हैं, यानी आमने सामने वाले जो कोण है उसको मिलाने वाली जो रेखा होती है उसी को हम क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमको आपको दिखाते हैं कि क्या होता है। देखिए ए और सी क्या है, विपरीत कोण है, यानी सम्मुख कोण है।
तो ये दोनों जो कोनों को मिलाने वाले जो रेखा होता है उसी को हम क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। देखिए इसको हम इसको मिला दिए, ठीक है, और बी को डी से मिला दिए, तो यानी प्रतिच्छेद हो गया है। यहाँ पर क्या किया है, प्रतिच्छेद किया है, वो बिंदु पर ओ बिंदु पर। यानी इसका जो परिभाषा हम इसको इस तरह लिखेंगे कि चतुर्भुज के विपरीत कोनों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। ठीक है, यानी चतुर्भुज के जो विपरीत जो कोण है उसको जो मिला रहे हैं जो रेखा, वही हमारा हो गया विकर्ण। यानी ए सी और बी डी, ये क्या हो गया हमारा, विकर्ण हो गया, जो कि ओ बिंदु पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, ये हो गया विकर्ण का कहानी है। अब कोई लाइन छूट रहा है, ठीक है, और एक पॉइंट और ध्यान लेते हैं। देखिए चतुर्भुज के कोनों का जो योग होता है, क्या होता है, 360 डिग्री होता है। क्या होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, यानी जितना भी कोण है सभी का योग क्या होता है, 360 डिग्री। ठीक है, यानी इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया हमारा। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया, यानी चतुर्भुज के कोणों का योग क्या होता है, 360 डिग्री होता है। अब हम लोग समझेंगे चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, देखिए चतुर्भुज के प्रकार, चतुर्भुज के प्रकार, कितना प्रकार के चतुर्भुज होते हैं। ठीक है, तो जो जो प्रकार होता है यहाँ पर हम लिखते जाते हैं। कितना प्रकार का होता है चतुर्भुज, देखिए सबसे पहले क्या आएगा, आयत। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, आयत क्या है, एक चतुर्भुज है। उसी तरह वर्ग, वर्ग भी क्या है, चतुर्भुज है। उसके बाद हो गया समानांतर चतुर्भुज। ठीक है, यानी आयत वर्ग समानांतर चतुर्भुज सम चतुर्भुज। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा सम चतुर सम लम सम लम चतुर्भुज। ठीक, जगह नहीं हो रहा है, इस साइड लिख देते हैं। उसके बाद हो गया 1 2 3 4 5, उसके बाद होगा समद्विबाहु, समद्विबाहु समलम चतुर्भुज। ठीक है, और हो जाएगा चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज, और अंतिम हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8।
एक हो जाएगा पतंग। ठीक है, यानी इतना प्रकार के चतुर्भुज होते हैं। और हम लोग करने वाले हैं ये समानांतर जो चतुर्भुज आप देख रहे हैं, इसी को हम गुण को पढ़ेंगे। ठीक है, समानांतर चतुर्भुज करने वाला, यानी चतुर्भुज इतना पॉइंट आप नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।